अगला हेडिंग लगाइए इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, है ना। वो था इंटर, है ना, और ये हो जाएगा इंट्रा। इंट्रा माने एक विद इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो बच्चा इंट्रामोलिकुलर में क्या हो जाएगा, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो विद इन द मॉलिक्यूल होते हो, ठीक है। तो बाकी जो बेसिक डेफिनेशन है और एक एग्जांपल तो मैंने लास्ट क्लास में बताया ही था, मतलब शुरुआत में ही कर लिए थे। तो विद इन द मॉलिक्यूल, है ना। तो इंट्रामोलिकुलर क्या होता है वो सारी चीज़ें तो हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। तो जैसे कल इंटरमोलिकुलर के अलग अलग हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, वैसे यहाँ पे करेंगे इंट्रामोलिकुलर के डिफरेंट एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो सबसे पहला तो एग्जाम्पल जो हम लोग वहाँ कर ही चुके हैं ऑलरेडी, है ना, वो क्या था जी, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, ठीक है, कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सैलिसाइलडिहाइड, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर में थोड़े बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स मिलेंगे क्योंकि विद इन अ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी है, ठीक है। तो थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक। तो भाई अगला एग्जांपल हम लोग लेके आते हैं, एक तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ही, दूसरा एग्जांपल है आपका सैलिसाइलडिहाइड, ठीक है। सैलिसाइलडिहाइड का मतलब क्या है कि भाई एक एल्डिहाइड जो होगा वो ऑर्थो पे लगा हुआ होगा फिनॉल में, ठीक है। तो ऐसा समझो सैलिसाइलडिहाइड में क्या चीज़ है कि भाई एल्डिहाइड और OH ग्रुप, ये बच्चा ऑफ कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, एक एल्डिहाइड बनाएंगे, ठीक है। अब देखो ये ऐसे लिख लो, एक ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये एल्डिहाइड हो गया CHO, और यहाँ पे हम लोग बना लेंगे एक OH, ठीक है। तो क्या हो गया जी, जहाँ पे आपको एल्डिहाइड का ऑक्सीजन है वो डेल्टा नेगेटिव होगा, है ना। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीजन है तो ये डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव, और इनके बीच क्या होगा, H बॉन्डिंग होगा जो कि विद इन अ मॉलिक्यूल हो रहा है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है बच्चा, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कोई दिक्कत, ठीक। ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, 2-3 एग्जाम्पल बस कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्थो फ्लूरोफिनॉल, ठीक है। ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, ठीक। मामला क्या है, फिनॉल का मतलब क्या होता है जी, बेंजीन के ऊपर OH, है ना, और ऑर्थो पे फ्लोरो मतलब एक फ्लोरीन यहाँ पे हो गया। अब फ्लोरीन क्या करेगा, कार्बन से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो फ्लोरीन डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन डेल्टा, इनके बीच क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा वाला है, विद इन अ मॉलिक्यूल है, मतलब ये भी क्या है, इंट्रामोलिकुलर है, ठीक है। कोई दिक्कत है ना। एक और एग्जाम्पल है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, H2S2O5, है ना, ठीक है। H2S2O5, ठीक है। S2 कर देंगे तो थायो हो जाएगा, ऐसे करो, H2SO5,
H2SO3 और H2SO4 आप लोग आज तक पढ़े होंगे, H2SO5 तो नहीं पढ़े हो, है ना। H2SO4 हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और H2SO5 कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, H2SO3 is sulfurous acid and H2SO5 is called Carose acid. ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है कैरोज एसिड का, H2SO5, है ना। और यहाँ पे आपको मिलेगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, अब मामला क्या है समझना, ठीक है। कैरोज एसिड अगर सल्फर की बात करेंगे तो एक ऑक्सीजन जहाँ भी बढ़ता है वहाँ, ठीक है, ऑक्सीजन अगर बढ़ रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि भाई एक परऑक्सी लिंकेज जरूर जनरेट होगा। ठीक है, तो मामला क्या है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में होता है कि दो ऑक्सीजन ऐसे डबली बॉन्डेड है, एक ऐसे OH बना हुआ है और यहाँ पे एक परऑक्सी लिंकेज है, तो ये है फॉर्मूला कैरोज एसिड का। ठीक है, अब नॉर्मली कैरोज एसिड में तो नहीं मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमको कैरोज एसिड में नहीं मिलने जा रहा है। क्या करते हैं, इसका एनायन बनाते हैं, मतलब इसमें से एक H+ किया जाता है, एक प्रोटॉन निकाला जाता है। ठीक है, एक H+ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो एक H+ यहाँ से जाएगा तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाया एनायन ऑफ कैरोज एसिड। ये हो गया बच्चा OH यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, O- होगा। देखो अब इसमें क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से खींचा तो डेल्टा नेगेटिव, ये हाइड्रोजन क्या हो गया, डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, H बॉन्ड बन जाएगा। ये कौन सा है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे एनायन ऑफ कैरोज एसिड। ठीक, लास्ट एग्जाम्पल इंट्रामोलिकुलर में, कोई दिक्कत ये समझ में आ गया। ठीक, अगला है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला आता है, क्या होता है बच्चा, CO, यहाँ पे ले लेते हैं NH2 और यहाँ पे भी ले लेते हैं NH2। H2 है तो एक हाइड्रोजन इधर कर लें, एक हाइड्रोजन इधर कर लें, काम चलेगा। देखो CO NH2 NH2, ये क्या हो गया, यूरिया हो गया। अब ये वाला हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। ये वाला नाइट्रोजन डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, और ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव। अब देखो जी, एक H बॉन्डिंग इधर से भी मिलेगा, एक H बॉन्डिंग इधर से भी मिलेगा, इसलिए यूरिया बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है ना। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनाया गया था किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, वो यूरिया ही था, है ना। ठीक है, फ्रेडरिक होलर ने पहली बार यूरिया बनाया था। ठीक है, तो यूरिया बहुत स्टेबल कंपाउंड है, दो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं भैया कि यूरिया के केस में भी अपने को क्या मिलता है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड मिल रहा है। ठीक है ना बाबा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो बस इतने ही एग्जाम्पल इंट्रा में पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। हो गया, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है यूरिया, एक्सक्रेटरी वेस्ट है ना, ऑर्गेनिक एक्सक्रेटरी वेस्ट है ये, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही तो हुआ।
हाँ वो तो पहले भी बोला हुआ था ना, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। यूरिया पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसको कि अमोनियम साइनाइड से बनाया गया था, जो कि इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है, हो गया। हाँ जी बच्चा, तो पहला सब टॉपिक जो हमारा था, है ना, वो हम लोग पढ़ रहे थे इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग, है ना, जिसमें दो तरह के हम लोग बॉन्डिंग पढ़े। ठीक है, एक तो था जो वंडरवाल फोर्सेस है और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्लियर है? तो वो पहला सब टॉपिक था। दूसरा सब टॉपिक लगाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 11th में अपने को पढ़ना है वो गैसेस स्टेट और लिक्विड स्टेट पढ़ना है, सॉलिड स्टेट 12th में पढ़ना है। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक लगाना दी गैस लॉ। गैस के नियम। जल्दी लिख बच्चा। हो गया? हाँ जी, ठीक, फ़ोन बंद कर। अब देखो, है ना, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि मैटर का स्टेट दो बातों पे डिपेंड करता है। एक है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स की मॉलिक्यूल किस अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा अट्रैक्टेड है ना, और दूसरा है मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमने लगाया था इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि मेनली दो कैटेगरी का हुआ, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, वंडरवाल अट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, उधर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स हो गया कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं द गैस लॉ। कुछ नियम हैं जो कि ऑब्जर्वेशन के आधार पे अलग अलग साइंटिस्ट ने गैस के बेसिस पे दिया है। ठीक है, बहुत सिंपल लॉज है और बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहला लॉ गैसेस स्टेट के लिए, हाँ ये नया टॉपिक आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो हो गया ना, खत्म हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दूसरा टॉपिक हो गया। ठीक है, बॉयल्स लॉ। ठीक, अब देखो ये खत्म हो गया। काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी अपन बात नहीं करेंगे, ये दो चीज़ें जिस पे डिपेंड करता है स्टेट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी बात नहीं करेंगे, अभी गैस को पहले समझेंगे। ठीक है ना, तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स पहले बताएं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया खत्म। अब ये नया टॉपिक स्टार्ट किए, गैस लॉ। ठीक, पहला सब टॉपिक था इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। ठीक है, दूसरा सब टॉपिक है गैस लॉ। ठीक, सबसे पहला गैस लॉ में बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ इज प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन। ठीक है, तो ये क्या बात करता है गैस के बारे में
कि अगर टेम्परेचर चेंज ना हो, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर द फिक्स्ड मास ऑफ गैसेस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर ओवर इट। ठीक है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा गैस, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके ऊपर जो प्रेशर लगाया गया है उसके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर फिक्स्ड मास ऑफ गैस। ठीक, मास को या अमाउंट कह लेते हैं। ठीक है, तो भाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर ठीक है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड by a fixed amount of gas varies inversely with pressure। है ना, ठीक, बात समझ रहे हो? मामला क्या है कि गैसेस का जो प्रेशर है ना, समझ रहे हो बात को, कि गैसेस, मान लो कि गैस किसी कंटेनर में रखा हुआ है तो गैसेस हमेशा उस कंटेनर पे प्रेशर अप्लाई करेंगी। हरी बात समझ में? ठीक है, तो बात क्या है कि वो प्रेशर जितना ज़्यादा होगा वो वॉल्यूम क्या होगा, उतना कम होता चला जाएगा। ठीक है, अगर अमाउंट भी फिक्स्ड है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड है, ठीक है, तो अमाउंट भी फिक्स्ड है और टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने बात क्या करी कि एट कांस्टेंट कंडीशन क्या है बच्चा, कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और मोल्स, अमाउंट का यूनिट क्या है, मोल्स, है ना, अमाउंट का यूनिट क्या होता है, मोल्स। तो अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और मोल्स भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, है ना, प्रेशर इनवर्स किसके हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड के। ठीक है, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि बच्चा इधर इधर बेटा इसी था, PV बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट को मैं K लिख देता हूँ, मान लो इसको KB लिख दिए क्योंकि ये बॉयल्स लॉ का है। ठीक है, तो ये हो गया बॉयल्स लॉ कांस्टेंट। ठीक, अब ऐसा समझो, जब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया तो इसका मतलब अगर हम इसको लॉगरिदम के टर्म में लिखेंगे तो लॉग में मल्टीप्लिकेशन को हम लोग प्लस लिख सकते हैं, जो भी मल्टीपल्स है उसको लॉग में हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं। तो लॉग ऑफ प्रेशर प्लस लॉग ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। आगे बात समझ में, लॉग ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, आ रहा बात समझ में, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन को अगर लॉग के टर्म में लिखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो क्या हो गया, लॉग ऑफ P प्लस लॉग ऑफ V इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये था हमारा बॉयल्स लॉ। ठीक, क्या चीज, हाँ हटेगा कैसे, मतलब अब समझो बात को, ये मैं KB लिख रहा हूँ इसलिए तुम कंफ्यूज हो रहे हो क्या। मान लो इसको log KB लिख के तुम संतुष्ट हो जाओ
और फिर लिख देना कि ये भी क्या है ना, लॉगरिदम ऑफ अ कांस्टेंट इज आल्सो अ कांस्टेंट। ठीक, कोई दिक्कत? अब समझो भाई मामला क्या है हमारे पास, ये बात समझ में आया कि अगर किसी कंटेनर में गैसियस मॉलिक्यूल का अमाउंट कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है, तो वैसे केस में क्या होगा, प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वॉल्यूम के, और इसलिए पी इज इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, और log ऑफ P प्लस लॉग ऑफ V इज इक्वल टू लॉग के भी कर लो, ठीक है, जो कि क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक, हाँ बच्चा, हाँ ऐसा समझो 10 to the power 2 into 10 to the power 3 is equal to 10 to the power 5. log of 10 to the power 2 plus log of 10 to the power 3 की है ना, log का मतलब क्या होता है, 10 के पावर, तो पावर जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन में पावर का तो एडिशन ही होता है। आगे बात सोच में, ठीक, क्लियर? अब देखो बच्चा, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो जब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि प्रेशर 1/v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसका मतलब प्रेशर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/v के, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो यहाँ पे हमने ले लिया प्रेशर और यहाँ पे हमने ले लिया 1/v, और ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। ठीक, अब समझो बात को, हम लोगों को क्या पता है, अगर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाओ, ये तो मैंने बताया प्रेशर वर्सेस 1/v का, अगर इस ग्राफ को ऐसा कर दे बच्चा कि हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम बनाएं, अगर मैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम बनाऊं तो हमें एक बात पता है, पीवी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट, पीवी बराबर क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये ग्राफ कैसा आएगा कि भैया प्रेशर जो है वो घटने से वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये ग्राफ कैसा आएगा, एक हाइपरबोला ऐसे टाइप का आएगा। आए बात सोच में, ठीक है, कोई दिक्कत? प्रेशर अगर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, या वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, ठीक है, या फिर ऐसा समझो कि वॉल्यूम घटता जा रहा है तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहाँ पे हमको क्या पता है, पीवी बराबर क्या है, कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, x इंटू वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। आगे बात सोच में, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक। तो अगर आपको प्रेशर और 1/v का ग्राफ बनाना है तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और अगर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाना है तो एक हाइपरबोला टाइप का मिलेगा, ठीक। अब देखो, अगर हम कोऑर्डिनेट चेंज करें, एक एक बातें जो मैं बता रहा हूँ सब तुम्हारे एग्जाम में रहेगा, सीधा p वर्सेस 1/v का भी ग्राफ दे सकता है, ऑप्शन में p और v का भी ग्राफ दे सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट ट्रू, और वो सिर्फ pv ग्राफ नहीं देगा या सिर्फ p to 1/v नहीं देगा, सबको लेके देगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम ग्राफ ऐसा बनाएं, pv वर्सेस p बना दें, pv वर्सेस p, तो बच्चा अगर pv वर्सेस p बना रहे हैं तो प्रेशर आप कितना भी बढ़ाओ pv हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो प्रेशर कितना भी बढ़ाओ या घटाओ pv हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगला log p वर्सेस log v, log p वर्सेस log v, तो log p वर्सेस log v कैसा बनेगा जी, log v की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो log p की वैल्यू क्या होगी, घटेगी,
है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्लस चल के कांस्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन क्या सर ये ऐसा कर्व वाला ग्राफ आएगा? जी नहीं, लॉग की वैल्यू तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, कारण log p वर्सेस log v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझो, log p प्लस log v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आया बात समझ में? तो क्या है, log p वर्सेस log v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इनका स्लोप क्या रहेगा? एक कॉन्स्टेंट स्लोप होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन जा रहा है, अब समझो अगर आप log v की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, तो अगर आप log v के लिए निकाल रहे हो तो log v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट माइनस, तो एक कांस्टेंट से, जो ये कांस्टेंट था, जो इंटरसेप्ट था, यहाँ से ये क्या हुआ, घटता हुआ चला गया, है ना। और y इंटरसेप्ट ये हो गया log p नॉट, ले लो इसको, है ना। ये y इंटरसेप्ट हमारा यहाँ तक ले लिए और यहाँ से y इंटरसेप्ट लिए, तो वॉल्यूम बढ़ाते जाओ। जितना ज़्यादा तुम क्या कर रहे हो भाई, जितना ज़्यादा तुम वॉल्यूम को बढ़ाओगे उतना प्रेशर कम होता चला जाएगा, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, log p बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चा, कांस्टेंट माइनस log v। अब देखो हम v को बढ़ा रहे हैं तो log v की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे log v की वैल्यू बढ़ते चली जा रही है log p कांस्टेंट से सेम रेट के साथ कम होता चला जा रहा है, तो एक कांस्टेंट स्लोप के साथ क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो पीवी ग्राफ ही है सारा, लेकिन हमने 4 रिस्पेक्ट में बनाया बॉयल्स लॉ का ग्राफ। एक है प्रेशर वर्सेस 1/v, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v होगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, तो ग्राफ क्या आया, स्ट्रेट लाइन आया। जब हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम बढ़ाएं तो क्या हुआ, प्रेशर को घटाने से वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन एक कांस्टेंट स्लोप के साथ घटेगा नहीं, जरूरी थोड़ी कि कांस्टेंट स्लोप के साथ घटे, ठीक है। लेकिन जब हमने पीवी वर्सेस पी बनाया तो आप पी को कितना भी बढ़ाओ या घटाओ, पीवी हमेशा कांस्टेंट रहता है। और जब log p वर्सेस log b बनाएंगे तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोप के साथ होगा, लेकिन स्लोप की वैल्यू क्या होगी, तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। बात समझ में आ गया, ठीक है। और क्या होगा, इनवर्स में है तो एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ठीक। सेम आएगा। क्या log p नॉट क्या है, जो एकदम इनिशियल प्रेशर था, है ना, या मैक्सिमम प्रेशर मान लो, धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ाते गए, प्रेशर क्या होते गया, घटता चला गया। इधर का तो लिख लिए होंगे सगुन, ठीक है। तो पहला लॉ था बॉयल्स लॉ। क्या कर रहे हैं जी बच्चा, तुम फोन लेके इधर उधर फोटो खींच रहे हैं, ठीक। अब देखो जी, ये था क्या, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ किसके किसके बीच रिलेशन है, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन। बॉयल्स लॉ इज प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन, ठीक है। सेकेंड लॉ में आइएगा, दूसरा चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ है वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन, है ना। वहाँ पे हम क्या किए थे, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन, ठीक है। अब समझो भाई, गैस के बारे में बड़ा कॉमन सा सेंस है कि आप लोग देखे होंगे कि यार जब भी हम लोग बाइक या कार का टायर में हवा भरते हैं तो गर्मी के दिन में थोड़ा सा प्रेशर कम रखते हैं, ठीक है। कारण
कि भैया गर्मी में हाई टेम्परेचर की वजह से ऐसे भी कम ही वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा हाई टेम्परेचर की वजह से। या फिर सिंपली बात समझो कि आप एक बैलून लेके आते हैं सुबह में, है ना, रात में वो क्या होता है, छोटा दिखता है। कारण क्या है, टेम्परेचर कम होने की वजह से वो क्या हुआ, वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ। तो रात में जनरली दिन के कंपैरिजन में टेम्परेचर कम होता है, तो इसलिए बैलून का साइज़ क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि फॉर द गैसेस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, चाहे अमाउंट वही रहे, प्रेशर वही रहे, है ना, अमाउंट और प्रेशर उतना ही रहे, लेकिन अगर आप टेम्परेचर कम करते हैं तो वॉल्यूम कम होता है और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक, क्लियर। तो क्या कह सकते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब समझना बच्चा, अभी बॉयल्स लॉ में हमने क्या किया था, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन था, कांस्टेंट क्या रखे थे, टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ में क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन है, कांस्टेंट क्या रख रहे हैं, प्रेशर। ठीक है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर फिक्स्ड, ऐसा लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to its absolute temperature। to its absolute temperature। ठीक, अब यहाँ सर डायरेक्ट टेम्परेचर ना लिख के क्या लिखे हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहने का अर्थ क्या होगा, टेम्परेचर इन द यूनिट्स ऑफ केल्विन, है ना। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहने का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो कहने का मतलब जीरो केल्विन होता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर इन द यूनिट्स ऑफ केल्विन, है ना। तो अगर हम केल्विन के यूनिट में टेम्परेचर की बात करेंगे तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है। समझ गए बात को। ठीक है, ऐसे तो नॉर्मली टेम्परेचर हम लोग डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं, है ना। तो डिग्री सेल्सियस में कितना ऐड कर देना पड़ता है, 273.15, तो हमको क्या मिल जाता है, केल्विन मिल जाता है। क्लियर है मामला। ठीक, तो यहाँ पे जिस टेम्परेचर की बात हो रही है वो कौन सा टेम्परेचर है, केल्विन स्केल का टेम्परेचर है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर माने केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, और क्या स्टेटमेंट कहा बेटा कि जो वॉल्यूम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है, तो मतलब अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। कोई दिक्कत है ना। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, कब, एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, एंड फिक्स्ड अमाउंट। तो अमाउंट का मतलब क्या हो गया, मोल्स। तो मोल भी कांस्टेंट हो और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो, सॉरी प्रेशर भी कांस्टेंट हो, तो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो V बाई टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, है ना। अब इसको, ये चार्ल्स कांस्टेंट, इसको मैं केस C लिख देता हूँ। 1 2 3 भी कर सकते थे, बट स्पेसिफाई हो गया कि चार्ल्स लॉ का कांस्टेंट है। ठीक है, अब बात को समझना थोड़ा। मान लो बच्चा हमने एक कंटेनर लिया, डिब्बा, है ना। देखो आगे की फिजिकल केमिस्ट्री पूरा इस डिब्बे में ही हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, पूरा थर्मोडायनेमिक्स भी ऐसे डिब्बे में चलता है। ये क्लोज्ड कंटेनर हमने लिया, है ना, समझ में आ रहा है बात को। ठीक है,
ये पिस्टन है और इसमें भरी हुई गैस। हाँ बच्चा, हाँ लगाओ। ये हो गया पिस्टन, ठीक। अब क्या है मामला कि अगर हम इसमें क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। मान लो पिस्टन को मैं नीचे कर देता हूँ तो फिर चीज़ें समझना आसान हो जाएगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जगह बच गया ना, और इसमें क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को क्या करेंगे बच्चा। ये बड़ा अच्छा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर, इजी बात होती है इसमें। तो टेम्परेचर हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा, है ना। तो पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। समझ पा रहे हो बात को, है ना। तो इसमें क्या है जी, मोल्स हमने कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, है ना। तो अमाउंट जो है वो कांस्टेंट है, हमने नए मॉलिक्यूल्स नहीं डाले, अमाउंट कांस्टेंट है ना। और प्रेशर भी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे जो प्रेशर है, ठीक है, अगर यहाँ पे प्रेशर की बात करो, अगर ये वाला प्रेशर P0 है तो यहाँ पे भी प्रेशर क्या है, P0 है ना। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें टेम्परेचर की, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है जी, T1, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम की बात करो तो वॉल्यूम कितना है, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, बोल V2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि T1 V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे क्या हो गया, गलत बोल दिया क्या, हाँ ऐसा, रुक हाँ ठीक, तो हाँ V1/T1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे V2/T2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और दोनों कॉन्स्टेंट क्या है, सेम है, ठीक है। तो जब दोनों कॉन्स्टेंट अपने पास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, अब क्या उपाय बचा, समझ में आया, ठीक है। बात क्या है कि भैया V1/T1 इज इक्वल टू क्या आया, कांस्टेंट, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू V2 बाय, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा, V1 इज इक्वल टू, कोई दिक्कत। तो V1/T1 इज इक्वल टू V2 बाय, कंडीशन क्या है, टेम्परेचर किस स्केल में लेना है, एब्सोल्यूट में लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया मामला, ठीक। पहले इसको लिखो, फिर एक क्वेश्चन करूंगा, लिखो। जो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ग्राफ्स कर ही लेते फिर क्वेश्चन पे आएंगे। अब मान लो बच्चा, हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ बनाया, ये हो गया वॉल्यूम और ये हो गया टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, सोनी, ठीक। वॉल्यूम टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ यहाँ क्या आ रहा है, एकदम इंक्लाइन टू द एक्सिस, है ना, सीधा सीधी आ रहा है, ठीक।
अब देखो पॉजिटिव स्लोप के साथ। अब देख बच्चा, अगला काम हमने वहाँ पे क्या किया था, जब हमने प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाया था तो प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू 1/v बनाए थे। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू 1/t बनाओ तो ग्राफ कैसा आएगा, आए बात समझ में। तो वहाँ पे पीवी ग्राफ जैसा आ रहा था वैसा ही ग्राफ यहाँ पे वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू 1/t आ जाएगा, है ना। ठीक, अच्छा एक और बात, बोल बोल, t/v या v/t, p/v, v/p कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, v/p कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर v/p करें विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कर लेते हैं, कोई दिक्कत। तो ये ग्राफ कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। हाँ क्या जी, यहाँ पे क्या होगा, log ऑफ v माइनस log ऑफ t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा समझो, log वाला हम करेंगे तो log ऑफ v माइनस log ऑफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जब आप log v वर्सेस log t बनाओ, ठीक है, या log ऐसा करते हैं तो log t की वैल्यू देख लें, तो log t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लस log v minus c से क्या चाहिए, log v माइनस constant log t कर रहे हैं, log t उधर भेजेंगे constant इधर ठीक, छोड़ो और इजी कर लेते हैं ना यार, log v बराबर कर लेते हैं, क्या दिक्कत पड़ रहा है, log v बराबर कांस्टेंट प्लस log, कोई दिक्कत। तो क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी उसके साथ वो बढ़ता चला जाएगा, ऐसा कर लो। इधर क्या ले ले, v ले ले, नहीं log t लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक कांस्टेंट की वैल्यू ले लो कुछ, और यहाँ से क्या होगा, टिक, ठीक है ना हर्ष। ठीक, हाँ बच्चा, नहीं ऊपर तो जाते रहेगा, हाँ ये वाला सी यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, हाँ यहाँ से स्टार्ट हुआ ना सर, हाँ यहाँ पे आप स्टार्ट नहीं किया, हाँ वहीं से स्टार्ट होगा। एक क्वेश्चन लिखिएगा, लिख लो। ठीक है, अब बलून ठीक है filled with H2 गैस, है ना। अब बलून filled with H2 गैस ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, occupies
a volume of टू डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक बलून है, ठीक है, 27 कर देता हूँ, इजी पड़ेगा थोड़ा, है ना। वो H2 गैस उस पर भरा जा रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम कितना है 2 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। When find its volume when the temperature is raised to 37 डिग्री सेल्सियस। कितना आ रहा है? देखते हैं, है ना। अब क्या है मामला कि भाई बैलून को फिल कितने टेम्परेचर पे किया गया है, तो T1 कितना है बच्चा 273 प्लस 27 300 केल्विन, और T2 कितना है बोलो 273 प्लस 37 310 केल्विन, ठीक है। शुरू में यहाँ पे V1 कितना है 2 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और V2 अपने को फाइंड करना है जिसका हमें पता नहीं है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास जी, देखो V1 बाई T1 इज इक्वल टू फ्रॉम चार्ल्स लॉ, V1 बाई T1 इज इक्वल टू कहाँ से आया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या होगा जी V1 कितना, अपने को निकालना क्या है V2, तो V1 T2 बाई T1 इज इक्वल टू V2। V1 की वैल्यू कितनी 2 डेसीमीटर क्यूब, T2 कितना 310 केल्विन, T1 कितना 300 केल्विन बराबर V2। देखो भैया ये कितना हो गया 620, कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत। केल्विन डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 300 केल्विन, पहले केल्विन केल्विन ख़त्म करो, 0 0 ख़त्म हुआ, ये हो गया 31/15, है ना। तो V2 इज इक्वल टू 31 बाई कितना आ जाएगा बेटा 2 डेसीमीटर। कितने बच्चों का ये आंसर आया, वेरी गुड। हाँ मीटर में चेंज करोगी तो और 10⁻³ आ जाएगा। मीटर में चेंज करना है तो डिवाइडेड बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दो 10⁻³ से, क्या फ़र्क पड़ता है उससे।
वैसे आपको बोला नहीं है कि मीटर क्यूब में निकालो, तो डेसीमीटर क्यूब में ही रहने दो, क्या फ़र्क पड़ा। डेसीमीटर क्यूब का मतलब लीटर होता है ना। कोई दिक्कत? क्या जी बन गया था ना, का है? हाँ यार बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें क्लास करने जैसा क्या था। इतने दिन तक तो मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा रहा था, कोई लेना ही देना नहीं था इससे। सिंपली इसको करने में क्या था। मैटर ये है कि आप क्लास में आपका ध्यान कहाँ है, ये मैटर होता है और कुछ नहीं। इसमें क्या ही था, ये फॉर्मूला सबने कॉमनली पढ़ा है, वैल्यूज क्लियर है, तुम्हारा बन गया था। वेरी गुड। देखो यार, हो सकता है कि आपका कैलकुलेशन कहीं गलत हो, आंसर कहीं गलत आए, वो एक अलग मामला होता है, ठीक है। बट हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया, हम वेट कर रहे हैं, वो गलत चीज़ है यार, ये अप्रोच ही गलत है। अब सर जी बना दी, उसके बाद हम बैठ के छापेंगे। उसका देख के लिखना, तब हम इरेज कर रहे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ था भी नहीं, ठीक। अब देखो बच्चा, पहला बॉयल्स लॉ, दूसरा चार्ल्स लॉ, ठीक है। तीसरे में आते हैं गैल-लुसैक्स लॉ। सबको मिलाएंगे और आइडियल गैस इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, क्या वो नहीं, अब भ्रम में है। आईपीसी में बहुत सारे लॉ हैं, 600 से ज़्यादा लॉज। यहाँ तो 2 पढ़े हैं, तीसरा है ये। कितना बहुत सारा पढ़ लिया। इतनी सी पढ़ाई को बहुत सारा समझने के भ्रम में ना रहे हैं, अभी बहुत पढ़ना है जीवन में। और ऊपर से पीसीबी वाले बच्चे ऐसा बोल रहे हैं। आपको तो आफ्टर +2 मतलब कॉलेज जाने के बाद 10 साल और पढ़ना पड़ेगा। भाई आप लोगों के हाथों में लोगों की जान है। हाँ ले लेंगे, देखो तो भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अब देखो जी, अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चा, चलो हो गया। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन था, वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन था, ठीक है। पहला रिलेशन क्या था, प्रेशर का वॉल्यूम के साथ, दूसरा क्या था, वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ, ठीक है। और अब नेक्स्ट रिलेशन क्या होगा, वॉल्यूम विथ प्रेशर, ठीक है। तो ये प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन होगा। यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा और अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन, ठीक। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ a fixed amount of gas, ठीक है, is directly proportional to temperature, ठीक है।
यहाँ पे क्या रिलेशन हो गया, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन हो गया कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या क्या कांस्टेंट है बच्चा, कांस्टेंट है वॉल्यूम, और क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और मोल्स भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, कोई दिक्कत। तो क्या हो गया बच्चा, P/T बराबर कांस्टेंट है ना, इसको मन करे तो kg लिख लेना। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिब्बा बनाएंगे। है ना, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, मतलब वॉल्यूम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं रहेगा। तो इस पिस्टन को कर देते हैं फिक्स्ड, ये मूवेबल नहीं रह गया। अब ये क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, क्योंकि वॉल्यूम अपने को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो ये पिस्टन हो गया फिक्स्ड पिस्टन। इसमें गैस भरा हुआ है, कोई दिक्कत। ठीक, अब जब इसमें गैस भरे हुए हैं, ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर कितना है जी, बोलो, T1, और इसमें प्रेशर कितना है, P1, कोई दिक्कत। अब आगे हमने क्या किया, हाँ, कुछ भी बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ या टेम्परेचर बढ़ाओ। ठीक है, ऊपर से मान लो मैंने प्रेशर अप्लाई कर दिया बढ़ाने के लिए, एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है सर, क्योंकि ये बदलेगा नहीं। तो आप प्रेशर लगा के कुछ नहीं कर सकते हो, आपको अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा ताकि इसका टेम्परेचर बढ़े। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसका अंदर का पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और ये दीवार से और ज़्यादा टकराना शुरू करेगा कंटेनर के वाल से, और प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो इस पर प्रेशर आप लगा भी नहीं सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम पहले ही से फिक्स्ड है, पिस्टन ऊपर नीचे होगा नहीं, प्रेशर अप्लाई कैसे करोगे। समझ में आ रहा बात। तो हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाने से प्रेशर भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब आगे की बात करते हैं, अब इसमें क्या हुआ जी, ये तो फिक्स्ड है ना, तो वॉल्यूम को आप चेंज नहीं कर सकते हो। मामला क्या है, ठीक है, वॉल्यूम को हम चेंज नहीं कर सके, क्या होगा आप बोलो, बोल भाई। टेम्परेचर बढ़ा दिए, कितना हो गया टेम्परेचर, और प्रेशर क्या हो गया, P2 हो गया। टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर भी क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अब प्रेशर बाय टेम्परेचर का ग्राफ बनाओ, बोलो जी बच्चा, प्रेशर बाय टेम्परेचर। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ये कांस्टेंट है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब ऐसा करो, P/T का ग्राफ बनाओ विद रिस्पेक्ट टू T, चलेगा। क्या होगा जी, कांस्टेंट आएगा पैरेलल टू एक्सिस, क्योंकि P/T की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। कोई दिक्कत, ठीक। कांस्टेंट है, अभी उस विषय में हम कोई बात नहीं कर रहे, वैसे वॉल्यूम ही देगा ईच पॉइंट। ठीक है, क्लियर। अब समझो भाई, ठीक है,
कर्व्स इन, पहला लॉ का नाम बॉयल्स लॉ, दूसरा कौन सा बच्चा, चार्ल्स लॉ, और तीसरा कौन सा था, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन तीनों लॉ में जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है उसका थोड़ा डिटेल बात करेंगे। आएंगे उस पर लास्ट में, और उसको ला के फिर आइडियल गैस इक्वेशन, कंबाइंड गैस इक्वेशन, ठीक है। ग्राफ तो इसी तीन का बनता है ना, ठीक। अवागैद्रो में क्या ग्राफ बनेगा, और अवागैद्रो लो तो ऐसे भी मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े हो। अब देखो भाई, ठीक है, पहला क्या लिख ले बच्चा, बोल, बॉयल्स लॉ का, तो पीवी कर्व लिख लें। पीवी कर्व माने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। एक्स कोऑर्डिनेट में क्या बोल रहे, एक्स कोऑर्डिनेट, हाँ, और वाई कोऑर्डिनेट में, तो एक्स कोऑर्डिनेट में क्या ले लें, अच्छा वाई है, क्या ले लें, एक्स कोऑर्डिनेट में क्या ले लें, और प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। मान लो मुझे मन किया कि एक दूसरे टेम्परेचर के लिए लिखूं, तो एक नया कांस्टेंट मिलेगा, वो दूसरे टेम्परेचर के लिए लिखें, T1 T2, एक टेम्परेचर के लिए और लिख लेता हूं। अब समझो मेरी बात को, भैया मामला क्या है ना कि ईच पॉइंट इन दिस कर्व, मान लो मैं पहले वाले को ही खाली ले रहा हूं, हैव अ कांस्टेंट टेम्परेचर। इस कर्व में तो टेम्परेचर पूरा कांस्टेंट ही मिलेगा ना यार, क्योंकि तुम प्रेशर घटा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, या वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो प्रेशर घट रहा है। तो इसका टेम्परेचर क्या है, ऊपर से नीचे तक इस कर्व में टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है ना। आ रही बात समझ में, तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। तो लेकिन तीनों का टेम्परेचर अलग अलग है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, T1, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, T3। तो पहला पॉइंट क्या लिख रहे हैं, टेम्परेचर, इधर देखो जी बच्चा, मैं समझ में आ रहा है बात, जैसे समझो मेरी बात को भाई। यहाँ पे मान लो मैंने एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाया, इस पॉइंट को हम लिखें P और इस पॉइंट को लिखें PQ, ठीक है। तो पॉइंट P पे और पॉइंट Q पे टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। आई बात समझ में, पॉइंट P और पॉइंट Q पे टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। तो टेम्परेचर फॉर ईच पॉइंट इन अ कर्व, इन अ कर्व मतलब एक कर्व में, इज कांस्टेंट। और कांस्टेंट टेम्परेचर वाले कर्व को कहते हैं आइसोथर्म। थर्म का माने टेम्परेचर, आइसो का माने कांस्टेंट, ठीक है। आई बात समझ में। सो दीज कर्व्स आर नोन एज, इसीलिए इन कर्व को क्या कहते हैं, समझ में आ गई बात। अब देखो यहां पे मैंने एक पॉइंट लिया R और यहां पे मैंने एक पॉइंट लिया S, तो R और S का टेम्परेचर क्या होगा, कोई दिक्कत। यहां पे मैंने एक पॉइंट लिया X और यहां पे मैंने एक पॉइंट लिया Y, तो X और Y का क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर एट P इज इक्वल टू टेम्परेचर एट R is equal to temperature at S and temperature at X is equal to temperature at Y. But compare the temperature of P, S and Y.
अगर पी एस और वाई का टेम्परेचर कंपेयर करोगे तो एक कांस्टेंट वॉल्यूम निकालो। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब एक कांस्टेंट वॉल्यूम निकालो और एक कांस्टेंट वॉल्यूम में चेक करो कि किसमें प्रेशर ज़्यादा है। तो एक कांस्टेंट वॉल्यूम में जिसका प्रेशर ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा। एक कांस्टेंट वॉल्यूम मैंने निकाल लिया ना, तो एक कांस्टेंट वॉल्यूम में जिसका टेम्परेचर ज़्यादा, यहाँ पे आया T1, यहाँ आया T2, यहाँ आया T3, तो एक कांस्टेंट वॉल्यूम में जो भी हायर प्रेशर पे पहुंचा वो टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना। नहीं समझ में बात? समझो, मैंने P पे लिखा है तो इसलिए बोल रहा है क्या? यहाँ पे जो टेम्परेचर हुआ ये T1 के लिए हुआ, ये T2 के लिए हुआ, T3 के लिए हुआ। चल प्रेशर ही लिख लेते हैं, P1 P2 P3 लिख लें, कोई दिक्कत? तो पहले ग्राफ एक कांस्टेंट वॉल्यूम लेके जब हमने अलग अलग प्रेशर्स निकाले तो एक कांस्टेंट वॉल्यूम में जहाँ प्रेशर ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, कोई दिक्कत? तो अगर ईच आइसोथर्म जब हम कंपेयर करें किसको, P को, S को और Y को, तो P से ज़्यादा S और S से ज़्यादा Y, और जब Q को, R को और X को कंपेयर करें तो Q से ज़्यादा R और R से ज़्यादा, इसका मतलब T1 से बड़ा और T2 से बड़ा। तो PV ग्राफ में हर एक ग्राफ पे कोई भी टेम्परेचर ले लो तो सारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। फिर जैसे दूसरा ग्राफ तुम नीचे बनाओगे तो टेम्परेचर नीचे हुआ और ऊपर बनाओगे तो टेम्परेचर ऊपर हो गया। बात समझ में आया? ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आएंगे किस में, वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ में। क्या